हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे यूपी पीसीएस प्री और यूपी पीएससी आरओ में आने वाले उत्तर प्रदेश से वे प्रश्न जो उत्तर प्रदेश की महान हस्तियों से जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व से जुड़े हैं, जिनकी वजह से पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश का ही नहीं भारत का भी नाम रोशन है, जो पूरा विश्व जिनके नाम से भारत को जानता है, उनसे जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो इन एग्जाम्स में आते हैं। आइए जानते हुए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न, निम्न में किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? देखिए, इसका जो उत्तर है वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। देखिए, इसमें मलिक मोहम्मद जायसी भी दिया है, बाण भट्ट भी दिया है, कबीर भी दिया है। हम सभी को पढ़ेंगे। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जायस में हुआ था। जायस में, जायस अमेठी में जो है, अमेठी में। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी पर कुछ डिबेट है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जायस में हुआ था या मिडिल ईस्ट में हुआ था, लेकिन कुछ पुस्तकों में लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जायस में हुआ था, अमेठी में, और कुछ में लिखा है कि इनका मिडिल ईस्ट में हुआ था। लेकिन हम पढ़ेंगे कि इनका जायस में, क्योंकि एग्जाम में जायस ही करेक्ट आंसर माना गया था, जायस में हुआ था। ठीक है। और ये मलिक मोहम्मद जायसी ने जो इनकी पुस्तकें, इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें, उनमें पद्मावत है, उनमें अखरावट है, आखिरी कलाम है। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें है वे देख लेते हैं। देखिए, पद्मावत, पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट, जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें है। अखरावट, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें है। ठीक है। अब जानते हैं अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। पटियाली, पटियाली जो पड़ता है फिलहाल अब कासगंज जिले में, जो अब कासगंज जिले में पड़ता है प्रदेश के। ठीक है ना। इनका जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में, याद रखना, 1253 ईस्वी में। ये अमीर खुसरो ने आठ शासकों का शासन देखा है। 8 शासकों का, दिल्ली सल्तनत के 8 शासकों का शासन देखा है इन्होंने, याद रखना, 8 शासकों का इन्होंने शासन देखा है। इन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता है, ध्यान रखना, इन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता है। तूतीय हिंद भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है ना। ये अमीर खुसरो से जुड़े महत्वपूर्ण टर्म्स है जो आपको याद रखने हैं। इनके जो गुरु थे वे थे शेख निजामुद्दीन औलिया। इनके गुरु थे शेख निजामुद्दीन औलिया। देखिए, मैं इनके बारे में बताऊंगा। शेख निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे, अमीर खुसरो इनके शिष्य थे। ठीक है ना। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म, याद रखना, बदायूं में हुआ था। बदायूं में, याद रखना, शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था। ठीक है ना। अब बात करते हैं बाण भट्ट की। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे। बाण भट्ट ये एक इतिहासकार भी थे हर्षवर्धन के दरबार में, याद रखना, हर्षवर्धन के। इनकी 2 प्रमुख पुस्तकें हैं, जिनमें से एक है कादंबरी और दूसरी है हर्षचरितम। हर्षचरितम, देखिए इनकी, याद रखना, हर्षचरितम इनकी पुस्तक है। हर्षचरितम और कादंबरी। कादंबरी के बारे में मैं बता दूं, कादंबरी विश्व का सबसे पहला उपन्यास है। कादंबरी विश्व का सबसे पहला उपन्यास, याद रखना, विश्व का सबसे पहला उपन्यास, याद रखना। जब ये कादंबरी लिख रहे थे तब इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर इनके पुत्र थे पुलीन भट्ट, इन्होंने कादंबरी को पूरा किया था। कितनी बार क्वेश्चन पूछ लेता है, कादंबरी को पूरा किसने किया था? इनके पुत्र थे पुलीन भट्ट, याद रखना, पुलीन भट्ट इनके पुत्र थे जिन्होंने कादंबरी पुस्तक को पूरा किया था। हर्षचरितम में इन्होंने हर्ष के जीवन चरित्र के बारे में, हर्षवर्धन के जीवन चरित्र के बारे में बताया है, और कादंबरी इनका विश्व का सबसे बड़ा उपन्यास, याद रखना, सबसे पहला उपन्यास, याद रखना, और इसे पूरा किया इनके पुत्र पुलीन भट्ट ने। कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था, याद रखना, कबीर का जन्म
वाराणसी में हुआ था। ये पूछ लेता है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जायस अमेठी में, अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में, ठीक है ना, पटियाली कासगंज में, और कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहां पे? देखिए ये क्वेश्चन आप सभी को पता है, लेकिन मैं गौतम बुद्ध के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी 563 बीसी में, ईसा पूर्व, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी उत्तर प्रदेश का एक जिला है, सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश का जिला है सिद्धार्थनगर। लुम्बिनी उसमें एक गांव है लुम्बिनी, वहां इनका जन्म हुआ था। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, याद रखना। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया था। गृह त्याग कर दिया था। फिर उसके बाद 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। याद रखना, 35 की उम्र में बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है ना। और इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सबसे पहला उपदेश, याद रखना, पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, याद रखना, जिसे क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन, याद रखना, ठीक है ना। सबसे पहला उपदेश इन्होंने अपनी आखिरी वर्षा कुशीनगर में गुजारी। आखिरी वर्षा थी कुशीनगर में, और वहीं पर इन्हें महानिर्वाण प्राप्त हुआ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आखिरी वर्षा जो मैंने बोला है ये पूछा जा चुका है और पूछता रहता है। आखिरी वर्षा गौतम बुद्ध की कुशीनगर में थी, याद रखना, कुशीनगर में, और यहां पर ही इन्हें महानिर्वाण प्राप्त हुआ। कब महानिर्वाण कब प्राप्त हुआ? 483 बीसी, याद रखना, कब हुआ? 483 बीसी में इन्हें महानिर्वाण प्राप्त हुआ, ठीक है ना। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके घोड़े का नाम कंठक था। इनकी माता का नाम महामाया था, और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ये सब आपको याद रखने हैं। फिर से बता देता हूं, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था, पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था, और इनके घोड़े का नाम कंठक था, जिसपे ये ज्यादातर सवारी करते थे, ठीक है ना। ये आपको इनके बारे में याद रखना। देखिए मैंने 4 ऑप्शन दिए, इन चारों को रिलेट कर दिया है मैंने गौतम बुद्ध से, ठीक है ना, हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? देखिए, गोंडा, शाहजहांपुर, गोरखपुर, प्रयागराज। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर में। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था, याद रखना, शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ था। और ये काकोरी कांड जो हुआ था, काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त, याद रखना, 1925 में, काकोरी में। काकोरी कहां पड़ता है? किसके पास? लखनऊ के पास। पूछा जा चुका है अभी, लखनऊ के पास। तो यहां इसकी वजह से इन्हें, इस कांड की वजह से, इस कॉन्स्पिरेसी की वजह से इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। और फांसी की सजा दी गई थी इन्हें गोरखपुर कारागार में, गोरखपुर जेल में, ठीक है ना। इन्होंने, एक गीत है इनका, सरफरोशी की तमन्ना, इनका गीत, प्रसिद्ध गीत, याद रखना, पूछा जाता है, प्रसिद्ध गीत है इनका सरफरोशी की तमन्ना, की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है ना। ये इनका प्रसिद्ध गीत है, इसे याद रखना। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर में, और जो इन्हें फांसी दी गई वो गोरखपुर जेल में दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सही सुमेलित है? ये क्रांतिकारी है,
ये हमारे देश के वीर क्रांतिकारी है, उनके नाम है। और ये कारागार, किस कारागार में, किस जेल में इन्हें फांसी दी गई? रोशन सिंह है, राजेंद्र लाहिड़ी है, अशफाक उल्ला खां है और राम प्रसाद बिस्मिल है। देखिए रोशन सिंह यहां पे दिया है नैनी जेल, देखिए। राजेंद्र लाहिड़ी गोरखपुर जेल, गलत है। अशफाक उल्ला खां गोंडा जेल, गलत है। राम प्रसाद बिस्मिल फैजाबाद, गलत है। रोशन सिंह को नैनी जेल में इन्हें फांसी दी गई थी। ये चारों के चारों काकोरी कांड में, काकोरी कॉन्स्पिरेसी में इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी अंग्रेजों द्वारा, ठीक है ना। अब देखिए इनमें से रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल। रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल, इन तीनों को 2 दिन पहले जो मुकम्मल थी, 2 दिन बाद जो मुकम्मल फांसी थी, उसके बाद इन्हें फांसी दी गई थी 19 दिसंबर 1927 को। अब देखिए कहां पे दी गई थी? राजेंद्र लाहिड़ी को दी गई थी गोंडा में, याद रखना, राजेंद्र लाहिड़ी को दी गई थी गोंडा में। अशफाक उल्ला खां को दी गई थी फैजाबाद में, ठीक है ना। राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई थी गोरखपुर में, याद रखना, इन्हें आप याद रखना। और राजेंद्र लाहिड़ी को दी गई थी 2 दिन पहले, 17 दिसंबर, 2 दिन पहले, इन्हें 2 दिन पहले दी गई थी 1927 में। याद रखना, कितनी बार पूछ लेता है कि हमें चारों के तो नाम पता है और उन चारों का एक ही आंसर नहीं, अलग अलग। इन्हें तीनों को 19 दिसंबर को दी गई थी और राजेंद्र लाहिड़ी अकेले ऐसे थे जिन्हें 17 दिसंबर को फांसी दी गई थी। अब इनके जन्म स्थान देख लेते हैं, सभी के जन्म स्थान। देखिए जन्म स्थान किसका कहां पे हुआ? देखिए रोशन सिंह का भी शाहजहांपुर, याद रखना, शाहजहांपुर, ठीक है ना। राजेंद्र लाहिड़ी का मैं बताऊंगा, इनका भी शाहजहांपुर है और राम प्रसाद बिस्मिल का भी शाहजहांपुर है। राजेंद्र लाहिड़ी का जन्म बांग्लादेश के पाबना डिस्ट्रिक्ट के मोहनपुर गांव में हुआ था, याद रखना, मोहनपुर गांव में हुआ था, बांग्लादेश के पाबना डिस्ट्रिक्ट। क्योंकि अब तो बांग्लादेश बन गया, पहले वे भारत का ही हिस्सा था, वो पहले हमारा ही हिस्सा था। तो उनका मोहनपुर गांव में पाबना डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था। और इन तीनों का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था, ठीक है ना, याद रखना। और फांसी रोशन सिंह को नैनी जेल में दी गई थी, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में दी गई थी, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, याद रखना। ये इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि अकेले राजेंद्र लाहिड़ी ऐसे वीर थे जिन्हें 17 दिसंबर 1927 को 2 दिन पहले फांसी दी गई थी और इन तीनों को 19 दिसंबर को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश ने अब तक भारत को कितने प्रधानमंत्री दिए? कितने? देखिए क्वेश्चन में कुछ टेक्निकल टर्म है। उत्तर प्रदेश ने भारत को अब तक कितने प्रधानमंत्री दिए? अगर हम उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों से लड़ने वाले प्रधानमंत्रियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने भारत को अब तक 9 प्रधानमंत्री दिए, 9 प्रधानमंत्री दिए अब तक। लेकिन अगर वहीं पर हम बात करें जो उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं तो कितने प्रधानमंत्री दिए? वे 7 प्रधानमंत्री दिए, 7 प्रधानमंत्री दिए। आइए जानते हुए प्रधानमंत्री कौन से हैं। देखिए जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी,
8, 9 नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। अब देखिए, इनमें से जो ये सातों के सातों प्रधानमंत्री है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में। लेकिन वहीं पर अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ लोकसभा सीट से लड़ते थे, लखनऊ लोकसभा सीट से, और नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से लड़ते हैं, वाराणसी सीट से। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बाहर हुआ है। वहीं पर अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर में हुआ, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और वहीं पर नरेंद्र मोदी का जन्म वाडनगर में हुआ, वाडनगर, वाडनगर जो कि गुजरात में है, याद रखना, जो कि गुजरात में है, ठीक है ना। अब इसी के अंदर मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूं, एक आंसर और बताता हूं जो पूछा जा सकता है। जितने भी ये प्रधानमंत्री है, इनमें से 2 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उनमें चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और वीपी सिंह, याद रखना, ये 2 प्रधानमंत्री ऐसे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। चौधरी चरण सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, और वीपी सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये आपको याद करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स है, कितनी बार पूछ लिया, जो उत्तर प्रदेश से जिन्होंने लोकसभा, जिनका क्षेत्र रहा है वे 9 है, और जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ वे 7 है, ठीक है ना, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहां पे नहीं पूछा है, यहां पे पर्सनैलिटी दी है, व्यक्तित्व दिए है, और यहां पे जन्म स्थान दिया है। देखिए, मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ, बिल्कुल करेक्ट। जोश ए मलिहाबादी, इनका जन्म मलिहाबाद में हुआ, बिल्कुल ठीक है। जिगर ए मुरादाबादी, इनका जन्म मुरादाबाद में हुआ, बिल्कुल ठीक है। फिराक का जन्म लखनऊ में नहीं हुआ, फिराक का जन्म हुआ गोरखपुर में। इन्हें फिराक ए गोरखपुरी भी बोला जाता है, इन्हें फिराक ए गोरखपुरी भी बोला। इनका जो असली नाम है वो इनका नाम था रघुपत सहाय। फिराक ए गोरखपुरी का असली नाम था, याद रखना, रघुपत सहाय। रघुपत सहाय इनका असली नाम था। 1-2 और टर्म है, चक्रबस्त भी पूछ लेता है कितनी बार कि चक्रबस्त का कहां जन्म हुआ। चक्रबस्त का जन्म हुआ, चक्रबस्त लखनवी बोलते हैं, लखनऊ में, याद रखना, लखनऊ में। इसे भी साथ में याद कर लेना, ठीक है ना। तो फिराक एक गोरखपुरी, इनका गोरखपुर में हुआ था, लखनऊ में नहीं हुआ था। लखनऊ में किसका जन्म हुआ था? चक्रबस्त का। और इनका जो असली नाम था वो था रघुपत सहाय। ये आपको याद करनी है। मैं इसलिए बता रहा हूं ये सब क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जन्म स्थान से क्वेश्चन पूछे जाते, कहां पे किसका जन्म हुआ, कौन किस स्थान से, किस प्लेस से रिलेटेड है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं सब ऑप्शन में दे देता हूं जिससे आपके लिए ईजी हो जाए लर्न करना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? यहां पे पूछा कौन सुमेलित नहीं है। टोडरमल, देखिए ये सबके जन्म स्थान है, यहां पे भी ये जन्म स्थान है। टोडरमल सीतापुर, बिल्कुल करेक्ट, सीतापुर में उनका जन्म हुआ था। अबुल फजल, बिल्कुल ठीक, आगरा में जन्म हुआ था। मेजर ध्यानचंद कन्नौज, देख लेते हैं। जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर, बरन में हुआ था, बुलंदशहर में जगह पड़ती है बरन, वो विधानसभा भी है, ठीक है ना। मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था प्रयागराज में, प्रयागराज में, ठीक है ना, ये याद रखना है। अब टोडरमल के बारे में देख लेते हैं। टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे टोडरमल, ठीक है ना। टोडरमल का जन्म सीतापुर में हुआ था, ठीक है ना। टोडरमल पहले शेर शाह के पास काम करते थे, पहले शेर शाह के पास थे ये, ठीक है ना, याद रखना, पहले शेर शाह के पास थे। फिर ये अकबर के पास आए और उन्होंने इन्हें दीवान बना दिया था। अकबर के पास आए, अकबर ने इन्हें दीवान बना दिया था, दीवान, जो पैसों का लेन देन, वित्त मंत्रालय था इनके पास, ठीक है ना, दीवान बना दिया था, सॉरी, ठीक है ना। तो अकबर ने इन्हें दीवान बनाया था,
ठीक है ना। इन्होंने भू व्यवस्था की स्थापना, भू व्यवस्था के जनक कहे जाते हैं टोडरमल, भू व्यवस्था के, दहशाला के जनक कहे जाते हैं, याद रखना, दहशाला के ये जनक कहे जाते हैं। दहशाला होती है भू व्यवस्था, सबसे पहले नवीन भू व्यवस्था यही लेके आए थे, याद रखना, भू व्यवस्था के जनक है ये टोडरमल, ठीक है ना, भू व्यवस्था के जनक है। अबुल फजल, देखिए अबुल फजल आगरा में पैदा हुए, ये जो शेख फैज थे, शेख फैजी थे, उनके छोटे भाई है ये, शेख फैजी के छोटे भाई है ये, शेख फैजी के छोटे भाई है ये, ठीक है ना, उनके याद रखना अबुल फजल, इनका जन्म भी आगरा में हुआ। अबुल फजल की जो प्रमुख पुस्तकें है उनमें आईन अकबरी और अकबरनामा, याद रखना, आईन अकबरी, आईन अकबरी और अकबरनामा, अकबरनामा, ये याद रखनी है आपको दोनों पुस्तकें, ठीक है ना, ये पूछी जाती है। मेजर ध्यानचंद सभी पता है, हॉकी के जादूगर कहा जाता है, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। ये तो बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व है जिनकी वजह से हमारे देश को जाना जाता है। जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी का जन्म बरन में हुआ था, बुलंदशहर जिले में पड़ता है ये। जियाउद्दीन बर्नी थे ये मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासन के समय वहां पे ये इतिहासकार थे, साहित्यकार थे। जियाउद्दीन बर्नी एक, याद रखना, साहित्यकार थे। किसके शासन में? मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक, याद रखना, एमबीटी एंड एफएसटी, इनके टाइम पर ये एक साहित्यकार थे। इनकी दो प्रमुख पुस्तकें हैं, फतवा ए जहांदारी और तारीख ए फिरोज शाही, याद रखना। देखिए मैं यहां लिख देता हूं, फतवा ए जहांदारी, और दूसरी पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही। इन पुस्तकों में तत्कालीन भारत की व्यवस्था का पता चलता है, तत्कालीन भारत के इतिहास का पता चलता है इन पुस्तकों से, सल्तनत पीरियड का पता चलता है इन पुस्तकों से, ठीक है ना। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है जो मैंने चारों बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन से क्रिकेट खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से संबंधित है? देखिए उत्तर प्रदेश ने भारत को बहुत बड़ी संख्या में क्रिकेट पर्सनैलिटीज दी है, बहुत बड़ी संख्या में क्रिकेट खिलाड़ी दिए हैं, जिनमें कुछ प्रमुख है मनोज प्रभाकर, लाला अमरनाथ, नरेंद्र हिरवानी, ये तो यहां पर है, ये क्रिकेट खिलाड़ी है सभी। कुछ और भी जोड़ सकते हैं जैसे मोहम्मद कैफ, रुद्र प्रताप सिंह, सुरेश रैना, लाला अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ, तो बहुत, प्रवीण कुमार, बहुत सारे खिलाड़ी दिए हैं उत्तर प्रदेश ने, ठीक है ना। ये आपको याद करने हैं, पूछे जाते हैं ये एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूं। केडी सिंह बाबू, सुनील यादव, हमजा मुज्तबा, ये सभी हॉकी के खिलाड़ी है, याद रखना, ये सभी हॉकी के खिलाड़ी है। अभिनव श्याम गुप्त, सैयद मोदी, दमयंती तांबे, मयूरी, ये सभी बैडमिंटन के खिलाड़ी है जो कि उत्तर प्रदेश ने भारत को दिए है, ठीक है ना। अलका तोमर, नरसिंह यादव, बबीता गुर्जर, ये सभी कुश्ती के खिलाड़ी है, कुश्ती के खिलाड़ी। कुश्ती में उत्तर प्रदेश ने भारत को विश्व स्तर पर खेलने के लिए बहुत खिलाड़ी दिए। इनमें राजीव तोमर भी है, रोहित चौधरी है, तो बहुत सारे खिलाड़ी दिए हैं, कुश्ती में बहुत सारे खिलाड़ी दिए जो उत्तर प्रदेश ने भारत को दिए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान है बिठूर, झांसी, वाराणसी, प्रयागराज। इसका करेक्ट आंसर है वाराणसी। वाराणसी में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। देखिए जन्म स्थान रानी लक्ष्मीबाई का है वाराणसी, याद रखना, झांसी नहीं है उनका जन्म स्थान, याद रखना, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान है वाराणसी। उनके बचपन का नाम मनु, मणिकर्णिका, बचपन का नाम मनु व
कर्णिका। देखिए इन्हें बचपन में मनु भी कहते थे, मणिकर्णिका भी कहते थे। इनके पिता नाना साहब मोरोपंत थे। पिता थे इनके नाना साहब मोरोपंत, याद रखना मोरोपंत। ये पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे, पेशवा बाजीराव टू के, याद रखना पेशवा बाजीराव टू के दत्तक पुत्र थे ये, दत्तक पुत्र, याद रखना ये थे दत्तक पुत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना दत्तक पुत्र थे। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ था, गंगाधर राव से हुआ था, गंगाधर राव से हुआ था झांसी में। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो एक ऑप्शन बिठूर भी दिया है, बिठूर में क्या हुआ था? फिर बिठूर में हुआ था पेशवा बाजीराव टू ने इनका जो लालन पालन था, इनका पालन पोषण था, पेशवा बाजीराव टू ने किया, अपनी देख रेख में किया, इन्हें तलवारबाजी सिखाई, घुड़सवारी सिखाई इन्हें, तो उन्होंने इनका पालन पोषण किया था, वो बिठूर में हुआ था, ध्यान रखना पालन पोषण इनका कहां हुआ था? बिठूर में, बिठूर में हुआ था, याद रखना। और पेशवा बाजीराव इन्हें प्यार से इन्हें छबीली कहते थे, इन्हें छबीली कहते थे प्यार से, याद रखना छबीली। रानी लक्ष्मीबाई को प्यार से पेशवा इन्हें प्यार से छबीली कहते थे, ठीक है। देखिए इनका जो जिसकी वजह से सब पूरा झगड़ा था, जो 1857 की क्रांति थी, जिसकी वजह से ये वीरांगना वीर गति को प्राप्त हुई, इन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए, इनका दत्तक पुत्र था दामोदर राव, याद रखना दत्तक पुत्र था दामोदर राव, दामोदर राव। लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसके खिलाफ इन्होंने उनसे लड़ाई लड़ी, क्योंकि वो उन्होंने कहा था कि दत्तक पुत्र किसी भी शासन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन इनका दत्तक पुत्र था दामोदर राव, जिसके लिए इन्होंने अपने झांसी के राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। और ये वीरांगना अंग्रेजों से लड़ते हुए 18 जून 1858 में वीर गति को प्राप्त हो गई, याद रखना 18 जून 1858 में ये वीरांगना वीर गति को प्राप्त हो गई। इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्हें ये सब कुछ आपको याद करना है, पूरा लर्न करना है। मैंने बहुत ही कम शब्दों में पूरा कुछ बता दिया, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ज्यादातर बता दिया, आप इन्हें लर्न करना, ठीक है ना। और याद रखना दामोदर राव भी दत्तक पुत्र थे, दत्तक पुत्र थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? देखिए मोतीलाल नेहरू नहीं, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में की। मदन मोहन मालवीय का उपनाम था, उपनाम इन्हें महामना कहते थे, महामना कहते थे इन्हें। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के आईएनसी के 4 बार अध्यक्ष भी रहे हैं, 4 बार अध्यक्ष भी रहे हैं, 4 बार, याद रखना 4 बार अध्यक्ष रहे। ये एक शिक्षक थे, ये एक शिक्षक थे। इनका जन्म, मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज में हुआ था, याद रखना इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने सेकंड राउंड टेबल, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, सेकंड राउंड टेबल समिट जो थी, सेकंड राउंड टेबल समिट, उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया था, उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया था सेकंड राउंड टेबल में, ठीक है ना। ये मदन मोहन मालवीय के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य है। मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ था प्रयागराज में, प्रयागराज में।
जवाहरलाल नेहरू का भी जन्म प्रयागराज में हुआ था और महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, याद रखना। पोरबंदर ये तो पता ही है सभी को, पोरबंदर गुजरात में, ठीक है ना। ये मदन मोहन मालवीय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है ना। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। और कितनी बार पूछ लेता है कि सेकंड राउंड टेबल में 1931-32 में जो दूसरी गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें किसने हिस्सा लिया था, तो उसमें मदन मोहन मालवीय ने भी हिस्सा लिया था, ठीक है ना। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे ना, तो उनमें से एक में दूसरे वाले में इन्होंने हिस्सा लिया था, ठीक है ना। ये हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपको आज बताए हैं। इन्हें आप अच्छे से पढ़ना। मैंने इसमें सारी डिटेल्स बता दी, हर ऑप्शन के बारे में बताया है, एक एक लिखा है। मैं इनके नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा आपको, सभी के नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, पीडीएफ कॉपी इनकी प्रोवाइड कराऊंगा, लिंक डाल दूंगा मैं, ठीक है। इन्हें आप अच्छे से पढ़िए और एग्जाम के बारे में ज्यादा मत सोचिए और तसल्ली के साथ, धैर्य के साथ आप इन्हें पढ़ते रहिए और इन्हें लर्न करना ना भूले, इन्हें लर्न कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।